हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 में हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। जनरल फॉर्म है आपका mxt, जिसको आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻tx से लिख सकते हो। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये चीज़ें लिखा जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻tx, इसका ही एक्सटेंशन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा समेशन ओवर e⁻tx और p(x)। जब ये फंक्शन आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाएगा, और कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन ओवर e⁻tx f(x) dx। बस ये होगा आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, और जब ये फंक्शन PDF होगा। बस ये ही डेफिनेशन है, और इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ उतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा डेफिनेशन पे। अब इसको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों बोला जाता है? जैसे आपको पता है कि मूवमेंट, हमारे पास जो मूवमेंट है वो मूवमेंट दो तरह का है। एक है आपका रॉ मूवमेंट, एक है आपका सेंट्रल मूवमेंट। आप अगर रॉ मूवमेंट निकाल लेते हो तब सेंट्रल निकाल पाओगे, तो आप इस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करके ना ये रॉ मूवमेंट निकाल सकते हो। इसका प्रोसेस ये है, इस नोटेशन को याद कर लो। इसका प्रोसेस ये है, अगर आपके पास mxt है तो आप फास्ट ऑर्डर रॉ मूवमेंट कैसे निकालोगे? इस तरह से निकालोगे कि इसका जो आपके पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? डी, अगर x का t का फंक्शन है तो ddx x का होगा, तो ddx t का फंक्शन होगा तो t से, और फिर उसके बाद t = 0 पुट कर दो। बस आपका μ1 निकल जाएगा, और आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी बोल सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² निकालने के लिए सिर्फ ये करना पड़ेगा, μ2' इसको अगर आप निकालते हो तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2 बार। किसका? mxt का, और आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा t = 0। बस यहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर आंसर, मतलब रॉ मूवमेंट, सेंट्रल रॉ मूवमेंट, और रॉ मूवमेंट से आप आराम से बाद में सेंट्रल वाला निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करना पड़ेगा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इम्पोर्टेंट 2-4 प्रॉपर्टीज रहेगा आपका। सेकंड ऑर्डर सेकंड मूवमेंट कैसे निकालते हैं मैंने बोल दिया है, और वेरिएंस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ रॉ मूवमेंट, ये वाला आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि MGF आपका अगर t का वैल्यू नियर अबाउट टू 0 होता है तो ऑलवेज एग्जिस्ट। इफ़ कंडीशन है, मैं MGF हर एक के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइक फॉर, अगर आप देखते हो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको क्या नहीं मिलेगा? कॉची डिस्ट्रीब्यूशन के लिए MGF एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तब आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से मतलब याद करके रखना पड़ेगा ये पार्ट। अब ओपन इंटरवल क्या है? मस्ट बी इन ओपन इंटरवल अराउंड t = 0, और इट एग्जिस्ट यूनिकली डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात देखो, अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपका वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो उस MGF से ही, क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का MGF फंक्शन अलग अलग होता है, तो इसलिए याद करके रखना, MGF फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन को आप पहचान सकते हो। अब लिनियरिटी क्या है? देखो, y = ax + b = आप लिख सकते हो mxt = e⁻tx mx 80। अब इन चीज़ों को ना आप अच्छे से देखो, इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सर मैंने mxt तो लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻tx, ये चीज़ें मुझे पता है। अगर मैं आपको यहाँ पे my का वैल्यू पुट कर दूँ तो myt, आप क्या करोगे कि आप लिखोगे my की जगह पे आप लिख सकते हो ax + b, तो आप यहाँ पे लिखोगे ax + b, और यहाँ पे ये t अगर फॉर्मूले पे पुट करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻x की जगह पे क्या है? ax + b, तो आप लिखोगे ax + b × t। तब इस तरह से अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनसाइड में क्या होगा? e⁻atx × e⁻bt। आप अच्छे से देखो, ये जो फंक्शन है ये आ गया आपका कांस्टेंट। तो आपको पता है a × x का अगर आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो तो आप इसको a × एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इस तरह से लिख सकते हो।
तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन, इसको बाहर निकाल दो, e टू द पावर bt और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर atx और axt लिखो, ठीक है, e टू द पावर axt। अगर आपने लिख लिया है तो आपका इसको देखो, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये लिख सकते हो, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ये दोनों को x मान लो तो आप कैसा लिख सकते हो, और 80 लिख लो, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा लिखते हो कि atx, तब आप इसको रिवर्स में, जैसे ये होगा तो ये लिख सकते हो, ये होगा तो आप ये भी लिख सकते हो। तो उस तरह से e टू द पावर bt, और इस पार्ट को अगर आप लिखोगे तो m x के जगह पे x रखो, t के जगह पे a और t कांस्टेंट पार्ट को इसके अंदर ला दो, तो mx at। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखना, ये सारा चीज़ें आप प्रूव कर पाओगे, मतलब पॉसिबल चीज़ें हैं जो करना चाहिए, ठीक है। अब देखो सम MGF ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होगा। सोचो कि दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, एक x1 एक x2 है, और आप उसके सम का मूवमेंट जनरेटिंग निकालना चाहते हो। अगर निकालना चाहते हो तो उसके इंडिविजुअल जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर बन जाएगा। ये भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ से ज़्यादा ज़रूरी है आप इस प्रॉपर्टीज़ को याद करके रखो, ये सारा चीज़ें आपको चाहिए होगा, ठीक है। अगर किसी को प्रूफ डिटेल्स और चाहिए होगा तो आप मुझे बोलना, क्योंकि हम बेसिकली कैसे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई इस तरह से करो कि पहले आपके पास की नोट्स आ जाए, फिर की नोट्स को अप्लाई करना सीखो, बस हो गया। यूनिकनेस प्रॉपर्टी, अगर दो रैंडम वेरिएबल सेम MGF है, देखने में सेम है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी है, इसको बड़े अच्छे से देख लेना, इसको यूज़ करेंगे हम लोग। अब मूवमेंट जनरेटिंग का E ऑफ x निकालना मैंने दिखा दिया है, B ऑफ x भी आप निकाल सकते हो। अगर डायरेक्टली कोई t इक्वल टू 0 पुट करता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या बन जाएगा, mxt के जगह पे अगर आप 0 पुट करते हो तो आपको पता है mxt जो है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx। आप अगर t के जगह पे 0 पुट कर रहे हो तो आप इसको कैसे लिखोगे, e टू द पावर 0 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर 0। तो अगर e टू द पावर 0 है तो 1 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसका मतलब आपका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें दिया गया है, इसको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ें आने लगेगा। देखो बर्नौली है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है और उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, और बाइनोमियल का दिया गया है। इसको आप देखना, कभी कभी ये q प्लस पी टू द पावर t होल टू द पावर n इस तरह से लिखा जाता है। जियोमेट्रिक में ये फंक्शन है, नेगेटिव बाइनोमियल में ये वाला है, पॉइसन में ये है। अच्छे से देख लेना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इनको बिना याद करके चल रहे हो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें अटक जाओगे। गामा, नॉर्मल, का स्क्वायर, बीटा, इन सारे के लिए दिया गया है। इन सारे ही MGF फंक्शन का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। देखो पहला वाला क्वेश्चन आप देखो, पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन कर लिया है, एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में, कि ये किसका MGF है। तो आप बोलोगे सर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, ये किसका है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का MGF। तो आपको पता है अगर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का MGF है, गामा में क्या होता है कि mxt, अगर mxt है तो वो आपका इस तरह से रहता है 1 माइनस थीटा t इंटू होल टू द पावर माइनस के। अगर x फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा के, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये देखो ये दोनों देखने में एक ही जैसा है ना, तो ये दोनों एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला फंक्शन ये गामा को फॉलो कर रहा होगा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 3 और के का वैल्यू है 2। अब e ऑफ x तो आपने थोड़े टाइम पहले ही देखा था कि k इंटू थीटा जो 6 आ रहा था। अब e ऑफ x स्क्वायर भी निकाल सकते हो, अदरवाइज वेरिएंस निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। ये डायरेक्ट रिजल्ट वाला चीज़ है ना, आप स्किप मत कर देना कि सर मैं डिटेल में जानूंगा तब पढ़ाई करूंगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिजल्ट याद कर लो, आराम से कर लोगे। जब भी पढ़ाना होगा डिटेल में तब आप थियोरेटिकल टाइप को देख लेना, ठीक है, तब आपका काम बन जाएगा।
तो ये वाला कुछ इसका 18 है। अब ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो MXT दिया गया है, तो MXT में आपको पता होना चाहिए अगर X फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन e⁻μt प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। मैंने मोमेंट जनरेटिंग वाला क्वेश्चन आपका ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, यूट्यूब चैनल पे फ्री अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। अगर देख लिया है तो इन चीज़ों को स्किप करके चल सकते हो। अब देखो यहाँ पे x जो फॉलो कर रहा है आपको वही निकालना है कि x कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो आप म्यू के साथ कंपैरिजन करो जो गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या है MXT, उसमें क्या दिया गया है, म्यू के जगह पे 2 दिया गया है, e⁻2t प्लस 3t स्क्वायर। तो आप कंपेयर करो कि मेरे म्यू के जगह पे क्या दिया गया है 2, तो आपका x जो फॉलो कर रहा है वो तो नॉर्मल होगा क्योंकि आपका MGF देखने में एक जैसा है, और म्यू के जगह पे बिठा दो 2, और आपका हाफ टी स्क्वायर के जगह पे है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ आपका हाफ सिग्मा स्क्वायर, ओके, हाफ सिग्मा स्क्वायर, हाफ म्यू टी 3 लिखा हुआ है ना, हाफ टी स्क्वायर तो है, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 3 दिखेगा, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 26 ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच करेगा। ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो ये e⁻t स्क्वायर और e⁻2t स्क्वायर, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई। तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई अगर आपको निकालना, अब अगर देखोगे ना इसको तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएगा कि x और y हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो हमने अभी पढ़ा है x y अगर इंडिपेंडेंट है और आप उसका सम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना चाहते हो तो आप उसके इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकते हो। तो अगर आप उसको इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगा e⁻, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं t और e⁻2t स्क्वायर। तो अगर आप इस तरह से कर दिए तो आपके पास क्या हो जाएगा e⁻3t स्क्वायर, e⁻3t स्क्वायर। तो आपके पास जो चीज़ें आ गया है, आप अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर करते हो ना तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF है। पूछो कैसे, अब दिखाता हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पर भी दिख सकते हो e⁻μt हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो अगर इसके लिए आपको x फॉलो करना चाहिए नॉर्मल विच मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। थोड़ा सा म्यूट रह गया था, मैंने मतलब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो शायद यहाँ तक कर लिया है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हो, मैं थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ। अब इन चीज़ों को देखो, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है आपके पास, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो हमने mx प्लस वाई को मतलब उसके सम के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग के फंक्शन के फॉर्म पे लिखा है, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ से इसको आसपास बिठाएंगे तो पावर वाला सम होके ये आ जाएगा। तो जैसे आपको पता है अगर x फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन जीरो एंड वेरिएंस विच मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो ये MGF रहता है। अब अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा पुट करते हो तो ये इस तरह आ जाएगा, लगभग देखने में इसके जैसा जो हमें मिला है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो हाफ सिग्मा स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 3, इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 6। तो आपको 2 चीज़ें मिल गया है, क्योंकि ये है इसका मतलब है मीन 0 है, तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन 0 होगा और वेरिएंस आपने 6 निकाला हुआ है। तो इन चीज़ों से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, जिस हिसाब से आपके पास ये सही बैठ रहा था, ठीक है। जो भी अगर रिपीटिंग हो रहा है तो थोड़ा बहुत पार्ट तो आप उसको स्किप करके देख लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे ये बोला गया है कि MXT जो है वो है आपके पास 1/1 - t। तो आप इसको देख के ही पता लगा सकते हो। अगर आपने मोमेंट जनरेटिंग का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग याद करके रखा है तो आपको ये पता होगा x अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा है तो उसके लिए MXT आपने अभी भी पढ़ा होगा λ/λ-t। ये चीज़ें हैं। अब क्योंकि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैं इसको देख के पहचान पा रहा हूँ कि x फॉलो कर रहा है क्या, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1।
तो अगर ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1 है तो आपका mxt क्या होगा 1/1 - t। अच्छी बात है। अब आपको निकालना है x³। आप यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका लैम्डा का वैल्यू 1 है तो आप डायरेक्ट n फैक्टोरियल बाई लैम्डा टू द पावर n होता है, तो लैम्डा टू द पावर n की ज़रूरत आपको पड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि अगर आप e ऑफ x टू द पावर n निकाल रहे हो तो n बाई लैम्डा टू द पावर n होता है। तो यहाँ से आप चीज़ों को कुछ इस तरह से देखोगे, क्योंकि सर लैम्डा का वैल्यू तो 1 है तो आप डायरेक्ट n फैक्टोरियल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि आपको 3 करना है तो x³ है तो आप 3 फैक्टोरियल यूज़ करो, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो आपका आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। अब इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि x आपका अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। तो अगर ऐसी बात है तो उसका वेरिएंस क्या होगा? अगर आपने पहचान लिया है कि इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देख के x क्या फॉलो कर रहा है, इसके बारे में आपको आइडिया लगाना है। अगर आइडिया लग गया तो आप उसका वेरिएंस डायरेक्ट पता कर सकते हो कि x अगर पॉइसन को फॉलो कर रहा है तो उसका वेरिएंस ऑफ x होता है हमारे पास उसके पैरामीटर लैम्डा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे जो दिया गया है इन चीज़ों को आप याद करके रखोगे। साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख के डरने की बात है ही नहीं। अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो बड़े आराम से देखो कि कॉस हाइपरबोलिक टी अगर होगा तो उसका फॉर्मूला आपको ये मिलेगा e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी। एक और याद करके रखना, साइन हाइपरबोलिक टी, अगर आपका साइन हाइपरबोलिक टी है तो फंक्शन लगभग सेम ही होगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t/2। तो सिर्फ यहाँ पे प्लस होगा कॉस के रिगार्डिंग और साइन के रिगार्डिंग माइनस। ये चीज़ें अगर आपने पहचान लिया है तो आपको दूसरी बात मैं बोल देता हूँ। तो अगर ये देखो आप इसको अगर यहाँ पे पुट करते हो ना तो ये mxt मतलब पता चल जाता है कि ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का मेन वैल्यू ये है। अब इसको देख के आपको आइडिया लगाना है कि ये किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन सकता है। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे और कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो आपको पता लग जाएगा। मैं दिखा देता हूँ विथ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म। तो आपने अगर याद कर लिया है x आपका यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर ए बी, तब आप देखेंगे आपका mxt जो होगा ना वो e टू द पावर bt माइनस AT बाई आपका t इंटू बी माइनस ए होता है। तो अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आपने कर लिया है लगभग काम। देखो अगर AT/BT कर लिया है तो इन चीज़ों को कंपेयर करके देखो। एक t का खामती है, देखता हूँ ज़रा सा। अच्छा ठीक है, चलो इस चीज़ को देखो कि आप इस t के साथ a के b का वैल्यू देखो। b आपका 1 आ रहा है, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो b इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे देख रहे हो तो a इक्वल टू आपको -1 मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो कि a और b हमारे पास 1 और -1 है तो आप यहाँ से आइडिया तो लगा सकते हो कि आपका a जो है 1 बैठ रहा है, b जो है +1। तो यहाँ पे अगर इसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो ना तो x फॉलो करेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ -1, +1। तो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी कैसे? अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पता है उसके -1 पे जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा +1 पे भी सेम ही प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा, क्योंकि ये इस तरह का रेक्टेंगुलर फंक्शन होता है। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक सारे जगह पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू सेम होगा। तो ये देखो -1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू, इस तरफ अगर आप f(x) मतलब प्रोबेबिलिटी को लेते हो तो इस तरफ अगर आप रैंडम वेरिएबल को लेते हो तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। -1 पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू यहाँ पे है, +1 पर भी यहाँ पे है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला जा रहा है mxt, और mxt मतलब उसका एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है e टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर t-1, तो आपको ये पता है कि ये हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन याद है तो mxt e टू द पावर आप ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर लैम्डा और e टू द पावर t-1। तो यहाँ पे लैम्डा के साथ कंपेयर करके देखोगे 5 है, इसका मतलब है x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 5।
ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है डिफरेंट स्लेट एग्जामिनेशन पे। एक्स फॉलोस आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5 एक्सपोनेंशियल नहीं पॉइसन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका लैम्डा का वैल्यू 5 है तो इन्होंने पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पूछा है आपको। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आप कैसे निकालोगे? पॉइसन का फंक्शन आपको पता है कि ई टू द पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा टू द पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल। अब इन्होंने एक्स का वैल्यू ही 0 कर दिया है और लैम्डा 5 है, तो आप वैल्यू पुट करो ई टू द पावर माइनस 5 और लैम्डा टू द पावर 0, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 है और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, लैम्डा टू द पावर 0 1 होता है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ई टू द पावर माइनस 5। तो फाइनल वैल्यू ई टू द पावर माइनस 5 होगा। चीज़ें ईजी है, कॉमन है, आपको कॉमन लग रहा है, ईजी लग रहा है तो सही है, लेकिन अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ करने से चीज़ें ठीक हो जाएगा। ये भी आपको पता है कि ये हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है। आपने अभी भी पढ़ा था एम एक्स टी इक्वल टू 1 माइनस एस थीटा टी इंटू होल टू द पावर आर माइनस के। तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करने पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आप इसको कंपैरिजन कर लीजिए एक बारी कि हमारा कंपैरिजन पे वैल्यू क्या आ रहा है। कंपैरिजन के करने के बाद आप इन चीज़ों को आराम से देख सकते हो। एक आएगा हाफ, एक आएगा आपके पास 2। तो कैसे आता है? इस थीटा का वैल्यू देख लो क्या आ रहा है, थीटा यहाँ पे 2 है और के जगह पे वैल्यू क्या है, के की जगह पे वैल्यू हाफ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉलो करेगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, इसके लिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर के कोमा थीटा, ठीक है। तो ये है, मैंने थीटा कोमा के बोला था, लेकिन याद करके रखना के कोमा थीटा है। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाता है। और नेक्स्ट वाला आप ई ऑफ एक्स, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ये वाला सेम क्वेश्चन है, इसका ये वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। सिर्फ इन चीज़ों को याद करके रखना, इसको सोचना नहीं है ये क्या है। अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के साथ रहता है ना, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके आपने देखा था ना कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैंने प्रूव किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसमें से सिर्फ y वाला चूज़ करो, क्योंकि आप अगर y का है तो y वाला चूज़ करो और x का है तो x वाला चूज़ करो। चूज़ करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा बीटा इक्वल टू 3 और गामा 2 होगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए आप इस फंक्शन को यूज़ करो कि हमारे पास x का वैल्यू y प्लस 3 से दिया गया है, x का वैल्यू y प्लस 3 से दिया गया है। तो है हमारे पास y का वैल्यू क्या है, y का एक्सपेक्टेशन अगर निकाल रहे हो तो 4 है और आप x इक्वल टू एक्स की जगह पे ये है y प्लस 3, तो y का 4 है और इसका 3, तो दोनों मिला के 7 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको देख लो कि हमारे पास एम एक्स टी जो है लिखा है ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4 निकाल के बताओ। अगर आप इस चीज़ों को देखोगे ना, तो ये किस तरह से दिया गया है, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 वेरिएंस 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या होता है, देखो ई टू द पावर म्यू के जगह पे 0 टी प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। तो आप अगर देखोगे तो ये ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 ही बचता है, जो ये है। इसका मतलब है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नॉर्मल का। अगर नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन है तो 3 सिग्मा स्क्वायर, तो 3 सिग्मा का वैल्यू क्या है, आपने अभी अभी देखा सिग्मा का वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 मतलब 3। तो आपका ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से यहाँ तक देख लो। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन बचा है। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन से एक लेक्चर में दे दूँगा, तो आप उसके रिगार्डिंग टोटल यूनिट ख़त्म कर सकते हो। क्लास 1 जो सिलेबस मैंने डिवाइड किया था वो और एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे तो एस जी टी क्या कर सकते हो, नेक्स्ट वाले में उतना डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन वाला है, तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।